स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और ये वीडियो जो है और छोटा सा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आज अपने फर्स्ट ईयर के छोटे छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, तो है क्या, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसके हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किए। यूनिट सिस्टम हम लोगों ने पूरा पढ़ा, उसके बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया। उसके बाद में हमारे पास में जो अगला टॉपिक अच्छा आता है, बीच में जो टॉपिक है, हाँ मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं, बीच में 5 लॉस हैं। ठीक है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, जे-ल्यूसेक्स लॉ है। आप लोगों ने 9th में भी पढ़े हैं, 2 आपने 9th में पढ़े हैं उसमें से, तो इतना टफ नहीं है कि उसके लिए हम लोग आधा घंटा यूट्यूब पे खराब करें आकर के। तो मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो आज मैं कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आपको देने वाला हूं। उन पर्टिकुलर टर्म्स को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस और मोल कॉन्सेप्ट की तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। 5 लेक्चर ही हम लोग बनाएंगे इस चैप्टर के। केमिकल बॉन्डिंग और जो आपके बाकी के चैप्टर उनको मैं पूरा ब्रीफली अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट को भी मैं पूरा एक एक टर्म आपका क्लियर करके दूंगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, तो हम लोग आज के इस लेक्चर में करने क्या वाले हैं, आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं बस ये कि भाई एटम क्या होता है। सब लोग जानते हो एटम क्या होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 मिनट लगेंगे हर चीज को समझने में। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इन 2 चीजों को समझने के बाद आपको अगला जो टर्म समझना है वो पढ़ना होगा आपको एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो टर्म आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा एटॉमिक मास, जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगला जो आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा आपको मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ये 5 टर्म 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टर्म मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसी के बाद इस वीडियो को मैं क्लोज कर दूंगा। बहुत छोटे छोटे वीडियो फर्स्ट ईयर के बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको उस लेंथ पर ले जाना चाहता हूं जहां से आप पढ़ना शुरू कर सको। मैं आपसे क्लियर अभी बोल दूं, अभी आपने केमिस्ट्री में कदम नहीं रखा है, ठीक है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। जिस दिन मैं आपको सीरियसली खड़ा होकर के पढ़ाऊंगा उस दिन आपको पता चल जाएगा कि केमिस्ट्री में कदम रखने के बाद क्या होता है। ठीक है, चलो भाई, क्या होता है एटम, बहुत जल्दी जल्दी रफ्तार में समझते हैं हर चीज को। जैसे सेल पढ़ा, बायो पढ़ा, तो बायो में क्या होता था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको कहते थे सेल। वैसे अगर हम कहें फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको कहेंगे एटम। ठीक है, तो हम लोग कहें क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है या हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि पाया जाता। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बोला है मैंने, फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम नहीं लिया। ठीक है, ऐसे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैं तोड़ के आपको स्ट्रिंग पे ले जाऊंगा अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात आई। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर अगर हम चाहें देखना चाहें तो वो क्या होगी, हमारी एटम होगी। ये स्टेबल भी हो सकती है और नॉन स्टेबल भी हो सकती है। ठीक है, स्टेबल भी होती है और नॉन स्टेबल भी होती है। इस टर्म एटम का यूज सबसे पहले किसने किया, 1804 में मिस्टर जॉन डाल्टन ने। उन्होंने सबसे पहली थ्योरी दी मैटर के बारे में और उन्होंने पहला पॉइंट बोला, 9th में आप लोग पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं चीजों को, कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल एंड दीस टिनी पार्टिकल्स आर ऑल नोन एज योर एटम। ठीक है, उन्होंने बताया, जबकि इंडिया में जो हमारे महर्षि कणाद थे उन्होंने 526 ईसा पूर्व ही परमाणु नाम के एक शब्द की उत्पत्ति कर दी थी। ठीक है, और उसी परमाणु को बाद में क्या कहा गया, एटम कहा गया। मतलब कि जब सन नहीं शुरू हुआ था, आज से 2500 साल पहले, तभी परमाणु नाम की चीज हम लोगों के पास में थी। एटम बम को हम लोग परमाणु बम भी कहते हैं। तो इंडिया में हो, गर्व करो। अब आगे आ जाओ, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल और एटम में हमेशा कंफ्यूजन रहती है, इसलिए चीजों को बहुत अच्छे से समझना। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भी होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अगेन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कह लो, यूनिट ना कहना चाहोगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ध्यान से देखना, विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जो कि फ्री स्टेट में रह सकता हो। और प्योर बात, ये क्या होगा बच्चों, ये हमेशा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, स्टेबल ही होगा, क्योंकि वो फ्री स्टेट में रह रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन क्या है, एटम, ध्यान से समझ लो, बस दोनों के एग्जांपल समझते जाओ बारी बारी। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन क्या है तो कहोगे एटम। O2 क्या है, मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 स्टेबल है, O2 बॉन्डेड पाई जाती है हमारे कहाँ, यूनिवर्स में, जबकि ऑक्सीजन अकेला नहीं पाया जाता। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन क्या है, यहां पर मैं लिख रहा हूं एटम, यहां पर मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूल। तो अगर हाइड्रोजन कहूं तो ये एटम है, H2 कहूं तो ये मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन कहूं तो ये एटम है, N2 कहूं तो मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन कहूं तो एटम है, F2 कहूं तो मॉलिक्यूल है, Cl कहूं तो एटम है, Cl2 कहूं तो मॉलिक्यूल है।
अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दूं क्या बना दूं, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम है, H2O एक मॉलिक्यूल है। कार्बन को अगर क्या कहूं अकेला तो ये एटम है, CO2 के साथ मिला दूं तो ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, यानी कि जो भी चीजें सिंगल है वो एटम है, जो जुड़ी हुई है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो बॉन्डेड केमिकल बॉन्ड से जो जुड़ी हुई है वो मॉलिक्यूल है और वो स्टेबल है। ठीक है, जो अनस्टेबल है वो एटम है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिंगल हैं, ध्यान से सुन लो, जो सिंगल है फिर भी वो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आ जाती हैं, यूनिमॉलिक्यूलर चीजें उन्हें कहा जाता है। और बेसिकली वो सभी के सभी स्टेबल एटम्स हैं और उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल एटम भी कहते हैं। और वो कौन है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जिसमें से रेडॉन एटमॉस्फेयर में पाई नहीं जाती। मैं लिखता बहुत कम हूं, मेरी बातों को सुनते रहोगे चीजें क्लियर होती रहेंगी। रेडॉन जो है वो पाई नहीं जाती है, हालांकि ये स्टेबल है लेकिन एटमॉस्फेयर में पाई नहीं जाती। आर्टिफिशियल एलिमेंट है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, सारी चीजें नोट करते चलना। अब भाई ये बातें क्लियर हो गई, मेरे हिसाब से नोट कर लो। उसके बाद हम लोग बढ़े किसकी तरफ, एटॉमिक नंबर की तरफ। उधर का ही मैं साफ करूंगा, ये चीजें लिखी रहने दूंगा। अब मैं कहूं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 9th में आप लोगों ने जे थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, ठीक है, और कौन सा रदरफोर्ड मॉडल सारे पढ़ रखे होंगे। तो आपको पता है जो एटम होता है ना वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। ये तो पता है आपको, जिसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में, स्फेरिकल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं आपके। एटम क्या होता है आपका, एटम होता है, और प्रोटॉन क्या होता है जो न्यूक्लियस के बीच में आपके प्लस पार्टिकल पाए जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा यहाँ होते हैं कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके आसपास ऑर्बिट होते हैं जिनमें क्या चक्कर लगा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये तो पता है ना सबको। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम। किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। या इसे कह सकते हैं, तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, जबकि प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कहां रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ठीक है, तो उसका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर एटम हमारा न्यूट्रल हो तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। अगर कोई एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब समझते हो, ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, ना इलेक्ट्रॉन आया है ना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे और हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की कहानी समझने के लिए दिमाग को थोड़ा सा और ओपन कर लो और इधर की चीजों को मैं फिर से साफ कर दूं। हाँ भाई, अब एटॉमिक मास को अगर समझना है तो क्या होता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप ऐड कर लो तो जो आएगा आपके पास में वो मास आएगा, ठीक, उस एटम का मास आएगा। अब देखो इस चीज को समझना बहुत आसान है, मैंने अभी 2 मिनट पहले समझाया आपको कि न्यूक्लियस होगा, उसी में प्रोटॉन होगा, उसी में न्यूट्रॉन होगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, उनमें चक्कर लगाता रहता है बेचारा, गोल गोल घूमता रहता है। तो बिल्कुल अपने सोलर सिस्टम जैसा मामला है। तो कहते हैं कि जो चीज किसी, अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल 3 पार्टिकल से मिलकर के बना है तो टोटल मास बराबर इन तीनों का मास होना चाहिए था ना। बस दिमाग में यही बात आती है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, उसको क्यों भगा दिया। तो भाई देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, यहां लिख रहा हूं मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बिल्कुल लगभग बराबर होते हैं, 0.3 0.4 का फर्क होता है केवल इनमें। ठीक है, तो ये लगभग बराबर होते हैं। जबकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 1/1837 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास का लगभग 2000 गुना छोटा होता है। तो 2000 गुना छोटे का मतलब समझे, अगर एक प्रोटॉन 2000 किलो का है, अगर एक प्रोटॉन 2000 किलो का है तो एक इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है केवल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, और एटॉमिक मास में हम लोग केवल क्या लेते हैं, मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नहीं लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेते हैं। ठीक है, वो तो यूनिट पर्टिकुलर होती है कि एक प्रोटॉन का मास इतना होता है। ठीक है, अब अगर हमें पता करना हो कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ 0 and 1, 0 and 1 मतलब समझते हो, न्यूट्रॉन लिखे जाते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, A - Z। मास में से क्या माइनस कर दो,
एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो आपके क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। किसी भी एटम को जब लिखा जाता है तो उसमें उसका एटॉमिक नंबर उसके नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाता है। ये बात भी शायद पता होगी, जैसे 6C12 लिखा तो ये 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 इसका एटॉमिक मास है। और अगर इस 12 में से 6 माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, बच्चों वाली बातें पता है। अब आगे आते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई, तो मॉलिक्यूलर मास होता है पूरे मॉलिक्यूल का मास। यानी कि इसको अगर डिफाइन कर दूं मैं पहले छोटा सा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये होता है टोटल मास, एल्जेब्रिक सम लिख लो, सम ऑफ masses of all atoms present in any molecule। किसी मॉलिक्यूल में मौजूद सारे एटम के मासेस के सम को ही हम उसका मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक, अब यहां से कहानी शुरू कर रहा हूं मैं, यहां से कहानी शुरू होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले मॉलिक्यूल पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और ये क्या होता है, ये हमारा एटम से ही कंबाइन करके बना हुआ होता है। तो अगर हम लोग कहें H2O का बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्या करना होगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ठीक, तो कितना आ जाएगा भाई 18। ठीक, कितना आ जाएगा 18, क्या कितना आ जाएगा 18, क्या आगे ग्राम, किलो, मिलीग्राम, डेसीग्राम। ठीक है, क्या आ जाएगा कुछ नहीं पता है अभी, तो अभी क्या लिख रहे हैं यूनिट, 18 के बाद यूनिट। और यहां से होता है खेल शुरू, मोल कॉन्सेप्ट का खेल यहां से शुरू होता है कि कौन सी यूनिट हम उठाएं, और अगर हमने वो यूनिट उठाई तो क्या रिलेशन है उसका रियल में एग्जिस्ट होने वाले पार्टिकल के मास में और जो हम मान के चलते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से इसको अपने माइंड को बिल्कुल पीक पर लेकर के आना, तब चीजों को समझना करके और तब कदम रखना। अगर मैं कहूं CO2 का मास क्या होगा, CO2 का मास क्या होगा, तो कार्बन का मास भाई 12, 1 ऑक्सीजन 16 होता है, 2 ऑक्सीजन मौजूद है यानी कि 32, जोड़ दो 44, क्या कुछ नहीं पता है तो यूनिट लगा लो। इस यूनिट को मैं नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू करूंगा आपके लिए। ठीक है, इसी यूनिट से मैं शुरू करूंगा आपका अगला वीडियो, और वहां से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्या करनी होगी, समझनी होगी। ठीक है, 12 मिनट हो गए, मैंने कहा था 15 मिनट का ही रहेगा वीडियो, तो सारी बातें एक बार देख लो। एटम क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, कुछ हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं। ठीक है, जो करते हैं वो नीचे लिखे हुए थे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इतने हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रेडॉन एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाता, ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है। ठीक है, अगला क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल सेट ऑफ एटम होता है, कई सारे एटम को कंबाइन करके बना हुआ होता है। ठीक है, और कई सारे एटम को कंबाइन करके बनाते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं और ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगला क्या है, एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन हो रिप्रेजेंट करेंगे Z से। अगला है हमारा एटॉमिक मास, रिप्रेजेंट करेंगे A से, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद आया मॉलिक्यूलर मास, तो सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, जितने भी एटम प्रेजेंट उन सबको जोड़ दो तो जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। इसकी यूनिट क्या होगी पता नहीं था अभी तक, तो हम लोगों ने केवल यूनिट लिख ली है, और यूनिट के आगे हम लोगों ने लिख लिया है खेला शुरू। तो यहां से हम लोग बात करेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर चैनल अच्छा लगे और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, मैं बोल रहा हूं होने वाले हैं, ठीक है, होने वाले, आपको क्या लगेगा, मैं बोल रहा हूं आपके लिए होने वाले हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।